जाल में फंसा हुआ था और ध्रुव का दम घुटता जा रहा था। बेल का एक सिरा ध्रुव की आंखें बंद कर रहा था और ध्रुव बेहोश होने वाला था कि अचानक ध्रुव को आवाज आई, ध्रुव उठ, यहाँ मरेगा क्या? ध्रुव की आंखों के आगे से अंधेरा हट गया, डायन गायब हो गई, रघु की आवाज आना बंद हो गई और ध्रुव के शरीर से बेल हट गई। ध्रुव को दर्द होने लगा क्योंकि एक गांव वाला जो रघु के शोक में बैठने आया था उसने ध्रुव को लकड़ी से मारते हुए कहा, मरना है तो कहीं और जाके मर, समझा? यहाँ से तेरी लाश हटाने का जोखिम कौन लेगा? ध्रुव को होश आया और उसे समझ आया कि ये बस एक सपना था, एक डरावना सपना जो शायद सही समय पर टूट गया। ध्रुव ने जाकर रघु की लाश को देखा जिसमें से बेल उग रही थी। अच्युतचारण ने वो बेल काट दी थी लेकिन वो वापस निकल आई थी। ये वही बेल थी जो पुरानी हवेली में थी। ध्रुव ने अपने दादा के बताए मुताबिक अपने झोले में से एक भभूत का डिब्बा निकाला और रघु के शरीर पर भभूत छिड़क दी, जिससे पलक झपकते ही रघु के शरीर से वो बेल गायब हो गई। पर ध्रुव इस बारे में चिंतित था कि अगर ये बेल वापस उग गई तो बहुत भयानक हो सकती है। ये छोटी बेल एक बड़े खतरे का निशान थी। ध्रुव ने रघु के शरीर पर वापस से चादर उड़ा दी और रघु से कहा, तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। ध्रुव रघु के घर से निकल गया लेकिन ध्रुव के दिल में अब भी चंपा के कड़वे बोल कांटे की तरह चुभ रहे थे। थोड़ी दूर जाते ही ध्रुव ने एक बड़े प्यारे से बच्चे को देखा। कंधे पर झोला टांगे, माथे को मुंडन किए हुए वो बच्चा एक नन्हा योगी सा लग रहा था। ध्रुव जब उस बच्चे के पास गया तो ध्रुव को उसके गाल खींचने का मन किया। ध्रुव को आता देख उस नन्हे योगी ने ध्रुव से पूछा, सुनो, ये दादा अच्युतचारण कहाँ रहते हैं? ध्रुव अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। ध्रुव ने बड़ी चंचलता से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? नन्हे योगी ने ध्रुव के सवालों का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया क्योंकि उसे लगा कि ध्रुव काम का नहीं है। पर ध्रुव ने पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको, मुझे पता है दादा अच्युतचारण कहाँ रहते हैं। उस नन्हे योगी ने ध्रुव से पूछा, सच में? ध्रुव ने कहा, हाँ सच में। मेरा नाम ध्रुव है और अच्युतचारण मेरे दादाजी हैं। दादाजी की तबीयत खराब है और वो मेरी बुआ माँ के घर पर है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। उस नन्हे योगी को ध्रुव के साथ जाने में हिचकिचाहट हो रही थी लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो नन्हा योगी ध्रुव के साथ ममता के घर चला गया। जब अच्युतचारण ने ध्रुव के साथ उस नन्हे योगी को देखा तो अच्युतचारण ने कहा, ओजस बेटा, तुम क्यों आए? ओजस ने अपने बड़े दादू को बताया कि कुछ महीने पहले ही उसके बाबा की मौत हो गई और उसके दादू कश्यप की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए चारण वंश की परंपरा निभाते हुए मदद का बुलावा आने पर ओजस अपना झोला लेकर चौरंगा के लिए निकल पड़ा। ओजस छोटा जरूर था लेकिन बहुत समझदार था। अच्युतचारण ने ओजस से ज्यादा बात नहीं की, बस एक सवाल पूछा, तुम चक्रदिया विधि का सब प्रबंध करके आए हो ना? सब सही से हो जाएगा ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 3 साल की उम्र से चक्रदिया जलाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ओजस ध्रुव से छोटा था लेकिन ओजस कोई आम बच्चा नहीं था। ओजस चक्रदिया विधि में माहिर था। कहते हैं कि पिछले 100 सालों में सिर्फ 8 लोग ऐसे थे जिन्हें चक्रदिया जलाना आता था और ओजस उनमें से एक था। अचानक अच्युतचारण के मुंह से चीख निकल गई। ध्रुव के आने से पहले अच्युतचारण ने अपनी दवाइयां ली थी जिनसे उन्हें नींद आ रही थी, लेकिन तभी ध्रुव ओजस को लेकर आ गया और अच्युतचारण सो नहीं पाए। ध्रुव ने अपने दादाजी को बिस्तर पर लेटने में मदद की और फिर वो ओजस को लेकर वहां से बाहर निकल गया। खाने का समय हो चुका था और ध्रुव ओजस के साथ बैठा हुआ था और तभी ममता खाना लेकर आ गई और खाना परोसने लगी। उस खाने की खुशबू इतनी स्वादिष्ट थी कि ओजस के मुंह में पहले ही पानी आ गया, लेकिन
ओजस ने खुद को कंट्रोल किया, पर जैसे ही ओजस ने पहला निवाला मुंह में रखा, ओजस रोने लगा। ध्रुव ने ओजस से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जीभ काट ली क्या अपनी? ओजस ने सुबकते हुए कहा, जब से मेरी माँ गुजरी है तब से मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ममता ये सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, फिर तो तुम जी भर के खाओ। खाना खाकर ध्रुव और ओजस सो गए, पर थोड़ी देर बाद ध्रुव को अचानक बहुत पसीना आने लगा। ध्रुव को बहुत बेचैनी सी लग रही थी, तो ध्रुव की नींद खुल गई। तभी अचानक ध्रुव को किसी के पैरों की आवाज आई। कमरे में अंधेरा था और कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हल्की सी रोशनी में एक काला साया हाथ में चाकू लेकर अच्युतचारण के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। ध्रुव ये देखकर अपने दादाजी के कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो साया ध्रुव से भी तेज था। ध्रुव के पहुंचने से पहले ही वो काला साया अच्युतचारण के कमरे में जा चुका था और दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ध्रुव ने दरवाजा खटखटाया। ध्रुव बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हड़बड़ाकर ध्रुव अच्युतचारण के कमरे की खिड़की की तरफ भागा। ध्रुव ने देखा कि वो साया धीरे धीरे अच्युतचारण की तरफ बढ़ रहा था। ध्रुव ने अपने दादा को नींद से जगाने की कोशिश की, पर अचानक किसी ने ध्रुव का मुंह दबा दिया और उसे चिल्लाने से रोक लिया। ध्रुव के दादाजी नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे थे। वो साया सोते हुए दादाजी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ध्रुव उस शख्स को देखना चाहता था कि वो आखिर कौन है, और तभी उस साए पर एक चमकती हुई रोशनी पड़ी। ध्रुव ने देखा कि वो कोई और नहीं, गांव का छटा हुआ बदमाश हीरा था। हीरा ने अपना खंजर निकालते हुए अच्युतचारण पर वार करना चाहा, पर तभी ओजस ने लपक कर हीरा का हाथ पकड़ लिया। ओजस ने हीरा का हाथ मरोड़ दिया। हीरा कुछ नहीं कर पाया, बस वहां से भाग निकला। अगले ही पल ध्रुव भी खिड़की से जंप लगाकर अपने दादाजी के कमरे में पहुंच गया, लेकिन ओजस ने ध्रुव को आवाज न करने का इशारा करते हुए दिखाया कि दादाजी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी, और फिर धीरे से कमरे के बाहर निकल जाने की बात कही। दादू के कमरे से बाहर आते ही ओजस सीधे रसोई में चला गया और उसने पहले पानी पिया। ध्रुव का सब्र अब खत्म हो रहा था, पर तभी ओजस ने कहा, गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आज से पहले बड़े दादाजी ने कभी नहीं देखा। किसी ने आयुष अखाड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया है और उसी वजह से गांव में अचानक लोगों की मौत हुई है, और जो भी इस जादू का इस्तेमाल कर रहा है वो अभी तक चैन से नहीं बैठा है, क्योंकि ओजस बोलते बोलते चुप हो गया। ध्रुव ने ओजस से कहा, रुक क्यों गए, बोलो क्या बात है? ओजस ने घबराते हुए कहा, ध्रुव, बात ये है कि अब तक जिन लोगों की मौत हुई है उनके शरीर में से सबसे ताकतवर तत्व निकाल लिया गया है, और अब सिर्फ तुम्हारे शरीर से तत्व निकालना बाकी है। जो कोई भी ये कर रहा है, अगर उसे कामयाब होना है तो उसे तुम्हें भी मारना होगा, और तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सबसे ताकतवर तत्व निकालना होगा, और जो भी आयुष अखाड़ा कर रहा है वो आसानी से हार नहीं मानेगा। अच्युतचारण अपनी पूरी जिंदगी चौरंगा में रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आज से पहले किसी को आयुष अखाड़ा तकनीक काम में लेते हुए नहीं देखा था। ध्रुव ये बात सुनकर घबरा गया, पर ओजस ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, बड़े दादाजी और मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उस तांत्रिक को कल तक तुम्हारा तत्व निकालना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम अभी चिंता मत करो और सो जाओ। ओजस के लिए यह कहना आसान था, लेकिन ध्रुव को यह सब सुनने के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई। वो भी इसलिए क्योंकि ध्रुव को अपने दादाजी पर भरोसा था। अगली सुबह ध्रुव को घर के बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। ध्रुव उठकर बाहर गया और उसने देखा कि गांव के लोग एक बार फिर ध्रुव
खिलाफ खड़े हो गए। जैसे ही ध्रुव ने खिड़की से झांका तो एक आदमी चिल्लाया, अरे रघु की जान लेकर तेरा मन नहीं भरा, जो चंपा को भी मार दिया। आज सुबह ही गांव वालों को चंपा की लाश गोल गुंबद मंदिर के पास मिली, ठीक वहीं पर जहां पहले दादू भीम जी भा की लाश मिली थी। और इसी वजह से गांव वाले पिछली बार की तरह ध्रुव के घर पर इकट्ठा हो गए। ममता बाहर ही डंडा लेकर खड़ी थी। ममता को अब इन लड़ाइयों की आदत हो चुकी थी और अब ममता को कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचता है। ममता ने गांव वालों से कहा, अगर किसी ने भी करीब आने की या ध्रुव को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो देख लेना, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। तभी अचानक भीड़ में से हंसने की आवाज आई। लो, वाह ममता, मतलब तुम्हारे बूढ़े बाप के सहारे के लिए पूरा गांव अपनी जान दे दे और अपना बचाव भी ना करे। तुम तो खुद को रानी ममता समझने लग गई हो। ये आवाज हीरा की थी। पूरे गांव में बेशर्मी भरी बातें हीरा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था और हीरा की नजर ममता पर तो पहले से ही थी। ममता आसपास के गांव में भी सबसे खूबसूरत थी और इसी वजह से उस बदमाश हीरा की गंदी नजर ममता पर रहती थी। ध्रुव ने पहले भी हीरा को ममता पर डोरे डालते हुए पकड़ा था और आज हीरा की बातों से ध्रुव को गुस्सा आ गया। हीरा ने कहा, एक बहुत सिद्ध पुरुष बाबा नीलांबर को गांव बुलाया है मैंने। वो आकर तुम्हारे घर की जांच करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना ममता, अगर गांव में हुई मौतों के पीछे ध्रुव का हाथ हुआ तो ध्रुव के साथ साथ हम तुम्हें भी बाहर उठाकर फेंक देंगे। ममता ने ये बात सुनकर हीरा पर डंडे से वार किया, लेकिन हीरा मोटी चमड़ी वाला था। उसने एक हाथ से ममता के वार को रोक लिया और डंडा पकड़कर खींच लिया। हीरा बेशर्मों की तरह हंसने लगा। ममता और ध्रुव गांव वालों को छोड़कर वापस अंदर आ गए। तब तक ओजस भी उठ चुका था। ओजस अपना मुंह धोकर बाहर आया और वो अपना मुंह पोंछने के लिए ध्रुव से तौलिया मांगने आया ही था कि तभी ओजस की नजर ध्रुव के पैर पर पड़ी। ओजस ध्रुव का पैर देखकर सब भूल गया और ध्रुव को खींचकर वापस कमरे में ले आया। ओजस ने ध्रुव को इतनी तेजी से खींचा कि ध्रुव को झटका लगा। ध्रुव ने चिल्लाकर ओजस से कहा, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? ओजस ने ध्रुव को बिठाया और ध्रुव के पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये निशान कैसे आया तुम्हारे पैर पर? ध्रुव ने जब वो निशान देखा तो उसे याद आया कि ये निशान पुरानी हवेली में जब ध्रुव को बेल ने पकड़कर खींचा था उसके बाद पड़ा था। ओजस ने चिल्लाकर ध्रुव से कहा, अरे बोलो भी, ये निशान कैसे आया? ध्रुव ने कहा, पुरानी हवेली में मुझे बेल ने पकड़कर खींचा था, तब चोट लग गई थी, उसका निशान है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? जैसे ही ओजस ने ये बात सुनी, ओजस अपना सर पकड़कर बैठ गया। ओजस के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। क्या वो निशान किसी खतरे का सचूक था? क्या ध्रुव आज सच में मरने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये खौफनाक दास्तान।